नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक वही सुबह, वही खूबसूरत लम्हा, वही सब यादें, एग्ज़ाम की जो किए हैं आपने वादे, उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए। ज़रूरी है आपकी डायरेक्शन बेस्ट होनी चाहिए। ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन करने रिसोर्स अच्छे होने चाहिए। ज़रूरी होती है ध्यान रखना आप जो तैयारी कर पा रहे हैं, वो सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये चुनौतियाँ ध्यान रखना आपके सामने बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। क्या करें? जो यूपीपीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं 14 मई को प्रस्तावित है, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं 28 मई को प्रस्तावित है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं 12 फरवरी को प्रस्तावित है। ये सारे एग्जाम कंटिन्यू आने ही वाले हैं। तो यहाँ तैयारी का स्टैंडर्ड कैसे करें? लास्ट टाइम पे तैयारी करने का एक ढांचा होता है जिसको मैं बोलता हूँ एग्जाम बेस्ड तैयारी। अगर आप सिलेबस को तुमने पूरा तैयार कर लिया है तो लास्ट में जरूरी है कि आपको सिलेबस बेस के आधार के बाद एग्जाम बेस्ड तैयारी करनी होगी। उसके लिए जरूरी है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को जानना, उसके बाद वहां से ध्यान रखना कितने एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीजों को जानना। तो दोस्तों, इसी सीरीज के साथ अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू लगभग हम लोग कहा जाए यूपीएससी में जाओ, स्टेट पीएससी में जाइए, लगभग 500 टॉपिक का एक संयमित तरीके से ढांचा होता है। प्रीलिम्स में या मेंस में जाएंगे आप, उसमें एक एक टॉपिक को पहले समझ लो, फिर उससे आने वाले प्रश्नों को टैकल कर लो, तो आपके दिमाग में वो टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो इतनी बिल्ड हो जाएगी, तुमसे वहां से आने वाले प्रश्न आराम से उन्हें कर पाओगे। राइट? जैसे मान लीजिएगा मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिएगा कि मैंने नेशनल इनकम को पढ़ाया है, राष्ट्रीय आय को पढ़ाया है। तो नेशनल इनकम को जब मैंने पढ़ाया तो राष्ट्रीय आय को पढ़ाया, तो वहां प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में, मेंस के एस्पेक्ट में कुछ फैक्चुअल चीजें, कुछ कंसेप्ट चीजें, कुछ अप्लाइड चीजों को मैंने मैनेज किया। वहां पे आधे घंटे की मिनिमम वीडियो है, उसको जाकर देखें। और उसके बाद वहां से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उसको मैं आपके सामने टेस्ट के माध्यम से लेके आ रहा हूं, जिसको एमसीक्यू बेस्ड कहता हूं। तो ये सीरीज आपको हमेशा पर डे मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं इससे लाभान्वित होना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो जो मैंने कल नेशनल को पढ़ाया था, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, आज जो मैं पढ़ाऊंगा कल को क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप टॉपिक को भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, एडवांस क्वेश्चन को भी जानेंगे, फिर हम देखते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे नहीं हो पाता है। चलें, तो आज की सीरीज के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन बच्चों को लगता है कि भैया हमें बहुत कुछ जाना है इंडस्ट्रियल के बारे में, उनसे मैं चैलेंज कर रहा हूं। 10 क्वेश्चन लिखिएगा, डाल के यहाँ पे 1 2 3 लिखिएगा, और तुम यहाँ बोलो इसका आंसर लिखो क्या होता है। मैं भी आपको बताऊंगा, फिर बाद में आप मेरा आंसर देखना, अपना आंसर देखना, फिर देखना कितने चेक। अगर तुम 10 में से 6 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, आपका टॉपिक अभी भी रेडी नहीं है। इसका मतलब है आपको नेशनल इनकम को पढ़ना है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन है। चैलेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। आइए चर्चा कर लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी इसका आंसर देने का प्रयास करें, फिर मैं भी आपका आंसर देने का प्रयास करूंगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आर्थिक विकास को गति देता है? ध्यान रखना। पारदर्शी और झंझट मुक्त भूमि, जो लैंड समस्याएं हैं उनको निपटाएंगे तो भाई नॉर्मली बात है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हमारी लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात इसमें हमें यह जानना चाहिए क्वेश्चन के बाद कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया करेक्ट आंसर। तो अब एक बात दिमाग में रखिएगा कि यहां से एक एक पॉइंट को समझना है, एलिमिनेट मेथड को भी जानना है। अगर पहला राइट है और राइट पूछ रहा है तो पहला यहां तो है ही नहीं, ध्यान रखना। तो यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3 2 1 0 के पैटर्न पे काम करना चाहिए। यानी ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं 2 गलत है उनको चेक कर लो पहले। तो मैंने डायरेक्टली चेक कर लिया, या तो ऑप्शन ये होगा या ये ऑप्शन ये होगा। अब 50-50% चांस हो चुका है आपको उस क्वेश्चन को सही करने का। इसी को एलिमिनेट मेथड कहता हूं। आगे चलते हैं। कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ध्यान रखना। किसी यहां पे एक छोटी सी बात को समझो, इमेजिंग करिएगा। कुशल श्रमिक होगा जब भी तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास में गति मिलेगी। ये वो क्वेश्चन है जहां पे कोई नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं है। आप समझो और लिए अपने दिमागों के विचारों से, तो आप कह सकते हैं ये भी सही है। अब सोचो, पहला दूसरा सही है, ध्यान रखना। तो मोहब्बत के साथ ये बता दीजिएगा अगर पहला दूसरा सही है, ध्यान रखना। और यहां से पहला दूसरा अगर सही है तो पहला दूसरा कहां सही दिख रहा है? ए और डी में ही दिख रहा है, बाकी तो कहीं तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है? तो यहां आगे चल लेते हैं। क्या लिखा है? प्रभावी मांग में कमी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास प्रभावी मांग में को तुम कमी करोगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो लोग उत्पादन करने का फायदा क्या होगा? तो यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। समृद्धि का मतलब है कि डिमांड भी होनी चाहिए। पैदा कर लो घर में कितना ही, डिमांड नहीं तो क्या करोगे उसको यूज करके? उपभोग करने लोग भी तो होने चाहिए ना। तो यानी इसका अपेक्स में क्वेश्चन क्या है? पहला और दूसरा सही है। तो आंसर क्या है इसका? ए आंसर है। आप भी चेक करें, आपके आंसर देने हैं। और ये नेशनल इनकम के क्वेश्चन है, मैं पढ़ाता हूं फिर क्वेश्चन लेके आता हूं। प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चन होंगे और उसके बाद एडवांस क्वेश्चन दोनों को लेके आएंगे। लगभग अगर 1000 क्वेश्चन मैं आपको कैसे करा दूं, फिर देखना प्रीलिम्स कैसे रुकता है आपका। तो बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और एक दूसरे के बीच में इन सब चीजों को पहुंचाते रहिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है इसमें गलत है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन द इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ द गिवन बास्केट ऑफ द कमोडिटीज विच आर वोट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं को दी गई टोकरी की कीमतों का सूचकांक है जिसे प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदा। बिल्कुल सही बात है। The weight of the representative good and constant in GDP deflation worth the differ according to the production level of each good is CPI दिखेगा। GDP आपूर्ति में प्रतिनिधि वस्तुओं का भार सिद्ध करता है, गलत बात है। यही चीज समझ में आ जाना चाहिए, गलत बात है। आगे हो सकता है इससे गलत और भी निकल आए। थोक कीमतों के सूचकांक को थोक मूल्य सीपीआई जिसको हम लोग कह सकते हैं, डब्ल्यूपीआई जिसको कह सकते हैं, कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस उत्पादन मूल्य को पीपीआई कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ये कहा गया है। सीपीआई इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ द गुड कंज्यूमर बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, दी जाती हैं। तो इसके सापेक्ष में जो गलत आंसर है, जो फाल्स है, वो क्या है, बी है। अब ये तुम कब समझ पाओगे, जब तुम्हारे दिमाग में सीपीआई क्लियर होगा, जब तुम्हारे दिमाग में डब्ल्यूपीआई क्लियर होगा। जिसको लगता है क्लियर नहीं है, जाइए नेशनल इनकम पे, ध्यान रखना, टॉपिक मैंने डाल दिया है और उसको पढ़ के देखिएगा क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ 70-80 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं टॉपिक को समझने के बाद उसका परीक्षण करना, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी कह सकते हैं, ध्यान रखना, संदर्भ में कौन सा विचार करें, कौन सा इसमें क्या है पूछा है, गिवन अबव और करेक्ट पूछा है, कौन सा सही विकल्प है। आपके पास 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ को राष्ट्रीय खाते तैयार करने के लिए साथ साथ, ध्यान रखना, राष्ट्रीय उत्पाद के द्विवार्षिक अनुमान प्रकाशित करने का अधिकार है। दिखेगा, मैंने कल इसमें बताया भी हुआ, आप लोगों को लग भी रहा होगा, ध्यान रखना, दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। एक एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसकी राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे करता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। तो यानी आपसे पहला ऑप्शन तो क्या गलत हो गया। तो यदि हम इसके सापेक्ष में जाएं तो ये तो सही होगा ही नहीं, ये भी सही नहीं होगा। अब यहां बचा है, अब एक छोटी सी बात सोचो, बी को 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, या तो बी होगा या डी होगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेट मेथड, ध्यान रखना। क्या लिखा है, नंबर 2, भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में पहली बार 2020-21 की पहली तिमाही मई जून में, ध्यान रखना, क्या किया है, नकारात्मक तिमाही की विकास दर देखी है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जब कोरोना कार्यकाल में आया तो 21 के आसपास तुमने देखा बहुत निगेटिव क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। तो राइट आंसर इज वी, दैट इज योर आंसर इज वी। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, एक बार कमेंट तो करो ना दिल से यार। चलिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th क्वेश्चन में चलने फटाफट। मत्स्य पालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित जीवित कृषि जीविका का 1/3 हिस्सा, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो हमारा जी डब्ल्यू है। 1/3 हिस्सा मतलब नहीं बनता कि कृषि में 1/3 हिस्सा यहाँ से आ रहा हो, नॉर्मली बेसिस सुनिएगा। अगर कहा जाए तो 1.7% के आसपास निकल के यहाँ आ जाता है। आगे उसके बाद द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ तुम जा रहे हो। जो मत्स्य संपदा योजना है ये इम्पोस्ट योजना है, कंज्यूमर योजना है, यहाँ 2 पार्टों को मिलकर बनाई गई, ना कि वो केंद्रीय योजना है। तो ये क्या है, गलत है। यहाँ से दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है कि दोनों ऑप्शन ना तो 1 ये करेक्ट है ना वो करेक्ट है। आंसर इज डी और आंसर। सारे क्वेश्चनों को इस तरह से टैकल करो कि ध्यान रखना आपके दिमाग में बन जाए। जिसने मत्स्य योजना पढ़ा होगा उसके दिमाग में फिल्म सी बन पा रही है इस टॉपिक को लेते हुए। अगला क्वेश्चन नंबर यहां से क्या है 5। कल मैंने पढ़ाया था, आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि कल मैंने जब पढ़ाया था तो जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो मैंने जीएनपी का फॉर्मूला बताया था। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अबोव, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। उसका बाद कारक लागत में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय पूंजी आय बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शेष विश्व से अन्य वर्तमान स्थानांतरण करने की आती है। यानी नेशनल जो डिपोजिबल इनकम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट के, ध्यान रखना, मार्केट प्राइस को जोड़ने के बाद करंट ट्रांसफर की होती है। क्या ये सही है गलत, पढ़ाया था मैंने, याद होगा। उसी चीज को यहाँ एक्सपेंड में करूंगा तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उसको देखो, इसको कर लो, आपको मजा आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सी बन रहा है, तीनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। चलें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 6 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 किससे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है रियल जीडीपी मेजरमेंट एंड इकोनॉमी टोटल गुड्स एंड सर्विस। देखिए मैंने कल बताया था जो जीडीपी हमारे पास जो काउंट होती है तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। जो हमारे पास एक वर्ष के अंतर्गत जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य है, उस वर्ष में जो निर्मित चीजें हुई हैं उनके कुल मूल्य को हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं, ध्यान रखना। तो यही बोल रहा है कि ध्यान रखना कुल वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को स्तरों के परिवर्तन को ध्यान रखते हुए मापता है। यानी पहले 10 लोग थे, अब यहाँ 12, तो ये क्या है, जीडीपी में वृद्धि हुई है। दैट इज योर आंसर इज राइट। हमसे क्या पूछा गया, राइट पूछा गया, ध्यान रखना। तो अगर हम आगे चलेंगे तो ओनली ये तो गलत नहीं है, ये भी गलत हो चुका है, नाइदर भी गलत हो चुका। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ए और सी। अब चलते हैं
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कभी भी सांकेतिक सकल उत्पाद से अधिक नहीं हो सकता, ध्यान रखना। छोटी सी बात को समझने का यहाँ से प्रयास करिएगा। अगर इसमें जाएं तो सांकेतिक घरेलू उत्पाद तो ज्यादा हो ही सकता है नॉर्मली, संकेत वहाँ घरेलू के लोग भी होते हैं, वहाँ बाहरी लोग भी होते हैं, तो दैट इज योर आंसर इज रॉन्ग। तो आपसे करेक्ट पूछा गया, दैट इज योर आंसर इज, ध्यान रखना यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे ए आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज सकल घरेलू उत्पाद। देखिए कल मैंने बताया था, यहां से दिमाग में बन पा रही होगी, इसका फॉर्मूला बनाया था, ध्यान रखना, जीडीपी से आफ्टर डिफेक्शन, जो अगर जीडीपी से हम लोग क्या घटा दें, जीडीपी से ध्यान रखना मूल्यह्रास घटा दें, यानी घिसावट को घटा दें, तो आपके दिमाग में इतना भी नहीं पता, कल मैंने बताया था कि एनडीपी बनती है जिसको हम लोग, एनडीपी बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कह सकते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। मान लीजिएगा आपने अपने देश में, ध्यान रखना, 10 रुपए पैदा करे, लेकिन 10 रुपए को पैदा करने में 5 रुपए लगा दिए, तो जो बचेगा 5 रुपए, यही क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। कल बताए थे, पूरी कहानी फिल्म बनाई थी, ध्यान रखना इसकी, देखना। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ द एनएनपी ऑफ द एट द प्रोडक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर मैं कहूं कि जो यहां से एनएनपी होता है, एनएनपी एट एनएनपी प्रोडक्शन जो होता है, तो एनएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस के रूप में होता है, ना कि फैक्टर कॉस्ट के रूप में होता है, ना कि मार्केट प्राइस के रूप में होता है, जीएनपी नहीं होता, दैट इज इन्वेंटरी फैक्टर प्राइस। तो दैट इज आंसर इज वी, कल मैंने पढ़ाया था, याद जाके आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन तो तुमने देखा भी नहीं होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। इनमें सही कौन सा पहचान करनी है, दैट इज नॉट करेक्ट, आपसे ये को नॉट करेक्ट पूछ रहा है। चलिएगा बात कर लेते हैं। जीएनपी की गणना करते समय किसी देश में विदेशी द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। भाई विदेशी आय के बाद घरेलू आय को ध्यान में रखा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, नोट करेक्ट है, सॉरी, हाँ बिल्कुल नोट करेक्ट है। While calculating GNP income generated by the national of the country outside the country taken into account, ध्यान रखना, जीएनपी गणना करते समय देश के बाहरी किसी व्यक्ति नागरिक द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, रखा जाता है। तो यहां से अगर हम बोले तो 9 का यहां से नोट करेक्ट पूछा, तो ये पहला वाला क्या है, राइट है, ध्यान रखना, दूसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जब जीएनपी में मूल्यह्रास घटाया जाता है, देखिए जीएनपी में मूल्यह्रास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मैंने कल बताया था, जीडीपी बताया था बहुत अच्छे से, एनडीपी बताया था, जीएनपी बताया था, एनएनपी बताया था। तो जीएनपी से जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, एनएनपी बचेगा। तो आपका आंसर क्या है, 10 का ए बन जाएगा। यानी इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कहानी आपकी जो कल बनी थी उसका लाभांकित तरीके से 10 क्वेश्चन हमने करे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए और आप इसमें कितने प्रश्न सही कर सकते थे। 10 में से अगर आपने 5 क्वेश्चन से नीचे जा रहे हो, नॉलेज की कमी है, 10 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो आपके पास एलिमिनेट मेथड की कमी है। दोनों को संयुक्त तरीके से हम अभ्यासरत तरीके से चलाते रहेंगे। आपको अगर शरीर से लाभांकित हो पा रहे हो तो शेयर करने के साथ से एक दूसरे को बताइएगा कि आ चुके हैं भूचाल लेकर, तुम्हें बस उस भूचाल में शामिल होना है। और दोस्तों मिलते हैं नए सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।